दोस्तों, अगर इंडिया एक कहानी है तो उस कहानी का सबसे मजबूत किरदार है रतन टाटा। आजादी के बाद जो देश भूखमरी से गुजर रहा था, तब टाटा सिर्फ बिजनेस ही नहीं बना रहा था, वो नेशन बिल्ड कर रहा था। When India stepped into independence, the nation needed more than freedom. It needed foundations. One group stepped forward, the Tata Group. Long before nation building became a slogan, Jamsetji Tata laid its groundwork. With Tata Steel, India built its industrial backbone. Steel that shaped. जी हाँ दोस्तों, टाटा ही वो कंपनी है जो आपके घर के नमक से शुरू करके ताज होटल तक अपने बिजनेस को फैला के रखा है। बिल्कुल मिलेगा। देखा, पूछ डाला तो लाइव जिंगल आला। मैम क्या चाय बदल दी? मौसम बदल रहा है ना, इसलिए। टाटा सिर्फ अपनी बिजनेस ग्रोथ के पीछे ही नहीं भागता है, टाटा हम जैसे मिडिल क्लास के बारे में भी सोचता है। लेकिन टाटा कोई 10-12 साल में बनी कंपनी नहीं है। करीबन 200 साल की लगातार कड़ी मेहनत, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन से टाटा ने आज इस मुकाम को हासिल किया है और इस मुकाम को एक नई ऊंचाइयों तक लेके गए हैं सर रतन टाटा ने। Where individuals started in garages, where ideas were born, do not grow with the view that something can't be done and so should not be done. How many times have you heard people say, this can't be done? It's your job to remove those myths and to get things done. रतन टाटा आज सिर्फ एक नाम नहीं है, पूरे देश की एक पहचान है। देखिए, करीबन 700 से 800 साल के बीच पर्शिया के बदलते हालात के कारण वहां के एक मेजर पॉपुलेशन इंडिया में आके अलग अलग शहरों में रहना शुरू करते हैं। पारसी लोग कल्चरली और रिलीजियसली इंडियन से अलग थे। वो अपने इनोवेशन और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के लिए जाने जाते थे और उस वक्त के जो ट्रेड और बिजनेस हुआ करता था, उनसे उन लोगों के संबंध काफी गहरे थे। ऐसे ही गुजरात के नवसारी में एक पारसी कम्युनिटी बस गया था और इसके करीबन 1000 साल बाद इसी नवसारी के पारसी फैमिली में जन्म होता है नवसरानजी टाटा का। नवसरानजी टाटा ही फैमिली के पहले इंसान थे जिन्होंने बॉम्बे जाके बिजनेस करना शुरू किया। लेकिन उनके बिजनेस को एक नई ऊंचाइयों तक लेके गए उनके बेटे जमशेदजी टाटा ने। जमशेदजी टाटा ने पहले तो टेक्सटाइल बिजनेस शुरू किया और कुछ सालों में इस बिजनेस में अच्छी खासी ग्रोथ के बाद उन्होंने इंडिया में रॉ सिल्क प्रोडक्शन की कमी महसूस की। इसीलिए उन्होंने फ्रांस से सिल्क वाम लाके बेंगलोर और मैसूर में सिल्क फार्मिंग करना चालू किया। लेकिन उनका सबसे बड़ा सपना था इंडिया में स्टील का बिजनेस शुरू करना और उन्होंने इस बिजनेस को शुरू करने के लिए अपने जिंदगी के 17 साल लगा दिए सिर्फ गुड क्वालिटी के आयरन ओर ढूंढने में। फिर जाके उन्होंने बंगाल प्रोविंस के साक्ची में एक स्टील प्लांट बनाना शुरू किया। जमशेदजी टाटा ही वो इंसान थे जिन्होंने टाटा ग्रुप एंड सन्स को अपने हाथों से बनाया और उनके गुजर जाने के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी इस टाटा ग्रुप को उसी तरीके से आगे बढ़ाते गए। इसके बाद जमशेदजी टाटा के 2 बेटे होते हैं, दोराबजी टाटा और रतनजी टाटा। इनमें से रतनजी टाटा ने एक लड़के को एडॉप्ट किया जिनका नाम था नवल टाटा और साल 1937 28 दिसंबर को नवल टाटा ने जन्म दिया सर रतन टाटा को। रतन टाटा एक ऐसे फैमिली में पैदा हुए थे जिनके रगों में पहले से ही फिलांथ्रोपिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट का खून दौड़ रहा था। लेकिन उनका बचपन इतना आसान नहीं था। रतन टाटा जब 7 साल के थे तब उनके पिता नवल टाटा और उनके माँ सोनू टाटा के बीच डाइवोर्स हो जाता है। उसके बाद रतन टाटा के देखभाल की जिम्मेदारी उठाते हैं उनकी ग्रैंड माँ नवाज बाई। उनके देखरेख में टाटा बॉम्बे कैंपियन स्कूल में अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं और उन्होंने इसी स्कूल में 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई करने के बाद बॉम्बे में कैथेड्रल एंड जॉन कॉर्निश स्कूल में, फिर शिमला के बिशप कॉटन स्कूल में अपनी पढ़ाई जारी रखी। फिर वो हायर एजुकेशन के लिए यूएसए चले जाते हैं और न्यूयॉर्क सिटी में रिवरडेल काउंटी स्कूल से अपनी 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट करते हैं। इसके बाद 1962 में कर्नल यूनिवर्सिटी से टाटा स्ट्रक्चरल इंजीनियर और आर्किटेक्चर में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। एक तरफ यूएसए में रतन टाटा अपनी पढ़ाई कर रहे थे और दूसरी तरफ जेआरडी टाटा टाटा ग्रुप एंड सन्स की डोर संभाले हुए थे। लेकिन उनकी उम्र हो रही थी और उनके नजरों में इस कंपनी को संभालने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन था रतन टाटा। इसीलिए जेआरडी टाटा ने रतन टाटा को यूएसए से इंडिया बुला लिया और उन्हीं के हाथ पकड़ के वो टाटा ग्रुप एंड सन्स में पहली बार एंट्री लेते हैं। लेकिन उनका काम करने का अंदाज बाकियों से बहुत ही अलग था। उन्होंने पहले ग्राउंड लेवल से अपने वर्कर्स के साथ ब्लू टी शर्ट पहन के काम करना चालू किया और वहां पर वो धड़कती भट्टी के सामने काम करते थे, यहाँ तक कि फावड़ा लेके लाइमस्टोन भी उठाते थे। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अपने बिजनेस के प्रति कितने पैशनेट थे। और इसके साथ साथ वो जेआरडी टाटा से बिजनेस के तौर तरीके भी सीखने लगे।
उनकी इसी मेहनत और लगन को देखते हुए जीआरडी टाटा ने लॉस में चल रही नेल्को कंपनी की कमान रतन टाटा के हाथ में सौंप दी। रतन सर जल्दी रियलाइज करते हैं कि कंपनी को अगर प्रॉफिटेबल बनाना है तो इन्वेस्टमेंट की सख्त जरूरत है, इसीलिए वो इन्वेस्टमेंट की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन जीआरडी टाटा साफ मना कर देते हैं। बाद में रतन टाटा की बात सुनकर रिस्क लेके जीआरडी टाटा इन्वेस्टमेंट कर ही देते हैं और ये एक मास्टर स्ट्रोक निकलता है। जो कंपनी रतन टाटा के आने से पहले 3 करोड़ के टर्नओवर पे चल रही थी, इसी इन्वेस्टमेंट के बदौलत वही कंपनी 200 करोड़ की एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन जाती है। लेकिन ये कंपनी 1970s में इमरजेंसी की वजह से फिर से इकोनॉमिक क्राइसिस में चली जाती है, जिससे रतन टाटा को काफी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। उनको अब समझ में आ चुका था कि इंडिया में अगर बिजनेस करना है तो उनके काबिलियत को और तराशना पड़ेगा। इसलिए 1975 में वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडवांस मैनेजमेंट सीखने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद फिर से वो जब इंडिया लौटते हैं तब उनको 1988 में टेल्को का चेयरमैन बनाया जाता है। लेकिन उसके ठीक 1 साल बाद उनके लाइफ में एक खराब फेज आता है जब उनके फादर की डेथ हो जाती है और 1991 में जीआरडी टाटा भी टाटा ग्रुप एंड सन से रिटायरमेंट ले लेते हैं। अब पूरी कंपनी की जिम्मेदारी सर रतन टाटा के कंधों पे थी। जीआरडी टाटा ने जिस तरीके से इस कंपनी को संभाला था, रतन टाटा ने उसी कंपनी को एक नई ऊंचाइयों तक लेके गए और सिर्फ इंडिया तक ही नहीं, पूरे दुनिया में अपने वर्चस्व को फैलाया। लेकिन ये सफर इतना आसान भी नहीं था। जीआरडी टाटा ने करीबन 50 सालों तक इस कंपनी को बहुत अच्छे तरीके से लीड किया और उनके लीडरशिप में टाटा कंपनी हमारे देश के लिए एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुका था। इसीलिए इस कंपनी को चलाने के लिए रतन टाटा को काफी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज था लोगों का ट्रस्ट जीतना। तो उन्होंने इस कंपनी को कंसोलिडेट करने के लिए बहुत सारे पॉलिसीज बनाए, जैसे कि वर्कर्स के रिटायरमेंट एज को फिक्स किया। टाटा के जितने भी ब्रांचेस थे उन सभी को टाटा को एक ब्रांड बनाने के लिए अपने प्रॉफिट से कुछ हिस्सा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। टाटा ने इनोवेशंस के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया और यंग एम्प्लॉयज को हायर करना शुरू किया। लेकिन सिर्फ पॉलिसी से कंपनी नहीं चलती। टाटा ने रियलाइज किया इंडिया अभी भी बहुत सारे सेक्टर्स में पीछे है, जैसे कि इंडिया का खुद का कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है। इसीलिए टाटा ने 1998 में टाटा इंडिका कार बना डाली, द फर्स्ट फुल्ली मेड इन इंडिया पैसेंजर कार। अब इंडिया में तो टाटा पीक पे था, लेकिन ग्लोबल मार्केट में अभी भी काफी पीछे था। इसीलिए टाटा ने साउथ कोरिया के डेवू व्हीकल्स कंपनी को एक्वायर किया, जो उस टाइम पे पहला मेजर इंटरनेशनल एक्वाजिशन था। फिर टाटा ने यूके के कोरा स्टील कंपनी को भी एक्वायर किया और इसी एक्वाजिशंस के बाद टाटा दुनिया का लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर बन गया। लेकिन एक्वाजिशंस अभी भी बाकी था। टाटा ने जैगुआर, लैंड रोवर जैसे लग्जरी कार ब्रांड को एक्वायर किया और उसके बाद इंग्लैंड की टॉप टी ब्रांड टेटली टी को भी एक्वायर किया। ये सभी एक्वाजिशंस इतना इंपॉर्टेंट था कि आज भी टाटा का 70% प्रॉफिट इंडिया के बाहर से आता है। लेकिन टाटा का ये जो सक्सेस आज हम देख रहे हैं, ये रातों रात नहीं मिला। इसके पीछे छिपा था रतन टाटा का विजनरी थिंकिंग। जैसे कि 80s में वो भाप लेते हैं कि आने वाला इरा इंटरनेट का होने वाला है, इसीलिए वो TCS बनाते हैं, जो आगे जाके इंडिया का टेक जायंट के रूप में उभरता है। उसके बाद 90s में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए लाइसेंस राज खत्म करते हैं, तब कंपनियों के सामने अचानक मार्केट खुल गया था। जिस लाइसेंस को पाने के लिए कंपनियां इतने दिनों से लाइन लगा के बैठी थी, अचानक से वही लाइसेंस उनके सामने था और ये सभी कंपनियों के लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी था। अब ये एडवांटेज तो था, लेकिन डिसएडवांटेज ये हुआ कि सभी कंपनियां आपस में भिड़ गई और टाटा यह भी कंपटीशन को बीट करके अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करते हैं और इंडिया के हर घर तक उनका बिजनेस पहुंचाते हैं। रतन टाटा ने यह महसूस किया कि ज्यादातर इंडियंस फैमिली के लिए कार अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल है और बाइक में भी दिक्कत आती है। इसीलिए सिर्फ 1 लाख की कीमत में टाटा ने इंट्रोड्यूस किया एक 4 व्हीलर कार टाटा नैनो। अब होता यह है कि उस टाइम पे बंगाल इंडस्ट्री क्राइसिस से जूझ रहा था, इसीलिए उस टाइम पे वहां के सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य चाहते थे कि बंगाल में इंडस्ट्री सेटअप हो। इसीलिए वो सिंगूर में टाटा को इनवाइट करते हैं। टाटा आता तो है, लेकिन वहां के किसान ये नहीं चाहते थे कि उनके खेती पे कोई नुकसान हो और उनके आवाज बनते हैं उस वक्त के ऑपोजिशन हेड ममता बनर्जी। ये प्रोटेस्ट इस लेवल तक बढ़ता है कि टाटा को बंगाल छोड़ के गुजरात के सानंद में प्लांट सेटअप करना पड़ता है और टाटा नैनो को भी यही से मैन्युफैक्चर किया जाता है। बाद में सुजुकी, हीरो, होंडा जैसे कंपनियां भी सानंद को ही प्रीफर करते हैं। इसके रिजल्ट में सानंद आज एक कार मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। टाटा ने जिस वजह से नैनो को लॉन्च किया वो बुरी तरीके से फेल्योर साबित होता है, क्योंकि इंडियंस कार को एज ए नेसेसिटी नहीं, एज ए स्टेटस के रूप में देखते हैं। लेकिन नैनो की लुक्स और चीप प्राइस की वजह से इंडियंस ने यह प्रेफर नहीं किया। लेकिन ये तो सिर्फ एक बिजनेस डाउनफॉल था।
मुंबई के ताज होटल में 2008 में जो घटना घटी उसमें वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाए। वो 3 दिन तक ताज होटल के बाहर खड़े थे जब तक ये ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ, और ताज होटल के अंदर जितने भी लोग मारे गए या फिर घायल हुए उन सभी के घर घर जाके उन्होंने फाइनेंशियली हेल्प किया। रतन टाटा ने सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और फैक्ट्रीज ही नहीं बनाई, उन्होंने हम सभी इंडियंस को एक नया विजन दिया, जिसके चलते रतन टाटा आज हम सभी के दिलों में बसे हैं। रतन टाटा ने साल 2012 में टाटा ग्रुप एंड टाटा सन्स के चेयरमैन की पद से रिटायरमेंट ले लिया। उसके बाद भी रतन टाटा इस कंपनी से जुड़े रहे, लेकिन रतन टाटा ने जब तक इस कंपनी को लीड किया तब तक इस कंपनी के लिए गोल्डन पीरियड था, और साल 2024 में वो हम सभी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और मर्डर मिस्ट्री केसेस आपको पसंद है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।